वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रविशंकर शर्मा, जो कि जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया अपने बिजनेस स्केड्यूल से। इतनी सारी वीसीज के साथ में सर आज आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम पूरी कानून गुरु फैमिली आपके लिए थैंकफुल है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे कानून गुरु के समक्ष जो है आज इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। इट्स ऑल्सो माई प्लेजर। तो सर बिफोर वी स्टार्ट टॉपिक, स्लाइटली मैं ये चाहूंगी कि आप अपना ये लिटिगेशन जर्नी रहा है, जो भी आपका लीगल एक जर्नी रहा है, इसके बारे में आप एलोबरेट करें। इट्स ओके। फिरदौस जी, मैं एक्चुअली एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर श्री हरद्वार लाल जी शर्मा एडवोकेट कोटपुतली एरिया के अंदर जाने माने अधिवक्ता रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली पिछले कोरोना में उनका अकस्मात देहांतवान हो गया। मेरे ब्रदर, मेरे अंकल और lot of relatives are in this field. So it is my privilege, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा पूरा परिवार जो है इस लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है। और मैं यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में करीब 27-28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा जो फील्ड ऑफ प्रैक्टिस रहा है वो मिसलेनियस रहा है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू द रूरल एरिया, एंड द केसेस, ऑल टाइप केसेस like civil, criminal, rates, land revenue matters, all are being referred to me, and that's why I am engaged in the all type miscellaneous cases. However, my main subject or my interesting subject is the criminal law, and I would like to share some informations today regarding criminal law, and especially section 161, 164 and section 482 CRPC. So this is my introduction, and now I just want to share the information regarding 161 statements. क्या होता है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान करती है। दौरान अनुसंधान पुलिस जो मटेरियल कलेक्ट करती है उसमें 161 के स्टेटमेंट्स जो हैं वो गवाहों के जो रिलेवेंट गवाह होते हैं, घटना से संबंधित गवाह होते हैं, चक्षुदर्शी गवाह होते हैं, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। 161 के स्टेटमेंट्स जो हैं वो गवाह के उस पे साइन नहीं होते हैं। और अभी एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है जिसमें शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 100 जो 161 के स्टेटमेंट हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड बाय द वर्चुअल मोड आल्सो। जैसे आप और हम वर्चुअल मोड पे बात कर रहे हैं, इसी तरह से ही अनुसंधान अधिकारी को ये पावर्स हैं कि वो किसी भी विटनेस का, यदि उसका पहुंच पाना संभव है या वो देश से बाहर है, तो उसके स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 161 जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो उनकी कोई ज्यादा लीगल सेंसिटिव नहीं होती। दैट इज ओनली फॉर द कोरोबरेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, अनटिल अनलेस वो गवाह कोर्ट में जाकर के उन्हीं 161 के स्टेटमेंट को अगर कोरोबरेट करता है तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट कैन कंसिडर फॉर अगेंस्ट द एक्यूज्ड। until unless the accused would not appear before the court and corroborate the statement recorded under section 161 CRPC, there is no legal sanctity of those statements, because उन statements के ऊपर जो विटनेस होता है उसके कोई भी सिग्नेचर्स नहीं होते हैं। तो बट सर मैं इसका ये रीजन क्या है कि उनके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए जाते हैं? एंड समटाइम्स ऐसा लगता है, ऐसा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें फोर्स किया गया साइन करने के लिए, बिकॉज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या रीजन है कि ये प्रोविजन है कि साइन नहीं किया जाएगा? देखिए, सेक्शन 161 के साथ साथ में सेक्शन 164 का जो प्रोविजन है वो भी है, उसमें मैं आऊंगा।
एक्चुअली ये जो 161 के स्टेटमेंट होते हैं, ये गवाहों के इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है। और इसका बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, ये तो एक लेजिस्लेटिव प्रोविजन है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सीआरपीसी इज द मेड बाय द लेजिस्लेशन, और एंड इट इज द ओल्ड लेजिस्लेशन मेड बाय द इंग्लिश पर्सन्स। सो इसके बारे में तो नथिंग कैन बी सेड। बट हाँ, इसका जनरली ये देखा गया है कि पुलिस द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा बहुत बार मिसयूज होता है, एंड मेनी टाइम्स मिसयूज होता है। पुलिस 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसके बाद तुरंत बाद में उसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है, जहां विटनेस एक बार किसी एक पांच एक्यूज को, सपोज किस पांच एक्यूज को इम्प्लीकेट कर रहा है, तो बाद में पुलिस उसका तितंबा बयान करके सम टाइम ये कह देती है कि मैंने उस समय जो बयान थे वो मेरी जानकारी में नहीं थे, अब मेरी जानकारी में आया है कि ये तीन आदमी तो उस घटना में शामिल ही नहीं थे। तो ये जो 161 के स्टेटमेंट जहां जिसपे सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, तो ये जो है पुलिस इनका मिसयूज करती है, और इसका समवेयर जो है फायदा जो है एक्यूज को मिल जाता है, और जो दोषी हैं वो कई बार जो है कोर्ट में बरी हो जाते हैं सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर। दूसरा, स्टेट में 161 के स्टेटमेंट हैं, वो पुलिस को एज सुन एज व्हेन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड उसी समय ही रिकॉर्ड करने चाहिए। लेकिन समटाइम्स पुलिस मेक डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। कई बार घटना जैसे आज हुई है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जहां कोई इंजर्ड केस है और इंजर्ड अनकॉन्शियस है, और अगर वो बयान देने की सिचुएशन में नहीं है, उस स्थिति के अंदर तो एक जस्टिफिकेशन समझ में आता है कि हाँ, गवाह देर वाज ए जस्टिफिकेशन नॉट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 विद इन टाइम। लेकिन जहां इनऑर्डिनेट डिले विदाउट एनी रीजन होती है, तो वहां कोर्ट के दिमाग में एक जस्टिफाइड सस्पिशन क्रिएट होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पुलिस ने इतना लेट क्यों रिकॉर्ड किया। तो इसका जो बेनिफिट है वो भी मेनी टाइम्स जो है वो एक्यूज के फेवर में ही चला जाता है, और विक्टिम्स कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सफर करते हैं। ये क्रिमिनल ट्रायल जो है, प्रोसिक्यूशन का जो एक फंडा है हमारे यहाँ, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि प्रोसिक्यूशन हैव प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट के सामने प्रूव करे। और हमारे यहाँ जब तक एक्यूज निर्दोष समझा जाता है, जब तक कि उसको जुडिशियल कोर्ट गिल्टी हेल्ड डिक्लेयर नहीं करे। ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। तो 161 के जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी भी अपराध से संबंधित सूचना के लिए, या गवाहों के द्वारा, चक्षुदर्शी गवाहों के द्वारा, या जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, रिलेवेंट्स जो है उनकी ओपिनियन के लिए जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मैं सर आना मेरा चाहूंगा। बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से ओके। रिलेटेड, कि जब कोई भी क्राइम होता है विक्टिम के अगेंस्ट, और विक्टिम ओके। जाता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, या पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही अपनी जो एफआईआर जो है वो ड्राफ्ट करता है, तो एफआईआर ड्राफ्ट करते टाइम उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अमूमन कोई भी आदमी है पुलिस स्टेशन तभी जाएगा जब उसके अगेंस्ट क्राइम होगा या कोई रिपोर्ट फाइल करनी है। और एफआईआर जो होती है वो फर्स्ट स्टेयर होती है, फॉर्मेशन होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी चीज पे आप थोड़ा सा एलोबरेट करें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एफआईआर दर्ज करवाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सॉरी, एसएचओ हैव टू रजिस्टर्ड द एफआईआर। अगर किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की अगर उसको सूचना मिलती है, और यदि वह उसके जुडिक्शन में भी नहीं आता है, तो भी उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट्स की वेरियस रूलिंग्स के बाद में भी, जैसे किस ऑफिसर से, एसएचओ से एफआईआर दर्ज करवाना आज भी एक बहुत बड़ा टास्क है। एफआईआर दर्ज करने में बहुत आनाकानी की जाती है। इसके लिए सबसे पहले जो ऑप्शन अवेलेबल है वो पार्टी, डेफिनेटली पार्टी हैव टू गो, विक्टिम हैव टू गो बिफोर द कंसर्न पुलिस स्टेशन। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पे अगर कोई पार्टी जाती है तो उसको जाके या तो कहते हैं हाँ भाई लाओ तुम्हारा परिवार ले आओ, एप्लीकेशन ले आओ, और वो लेकर के उसको रख लेते हैं और कहते हैं कि भाई अभी हम तुम्हारी जांच कर रहे हैं, अगर कोई सत्यता पाई गई तो फिर हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। और वो समटाइम्स वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इन द मीन वाइल अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो उसको फिर वो दवाई देता है। तो इसके लिए तो फिर जो अलग से जो प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी में, वो या तो ये है कि यू हैव टू अप्रोच बिफोर द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में परिवादी जाएगा और वहां जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएगा। अगर वहां भी अगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ऐसी स्थिति में फिर उसको न्यायालय के माध्यम से परिवाद पत्र प्रस्तुत करना होगा और परिवाद के अंदर समस्त जो कंटेंट्स हैं उसके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में उसको सूचना देनी होगी। अब जैसे कि आपने प्रश्न किया कि एफआईआर दर्ज करने में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। देखिए, एफआईआर दर्ज करवाने का कोई भी सेट रूल्स या कोई सेट प्रिंसिपल्स नहीं है। एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि भाई जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसकी एक सूचना आपको देनी है। और इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ में घटना घटित हुई है वही एफआईआर दर्ज करवाए। अगर एक स्ट्रेंजर पर्सन है और अगर कोई रास्ते में दुर्घटना हो गई है तो स्ट्रेंजर पर्सन कैन आल्सो रजिस्टर्ड द एफआईआर। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि खुद एक्यूट पर्सन, जिसने की अपराध किया है, जिसने गंभीर अपराध किया है, हत्या तक की है, ऐसे लोग भी अपराध कमिट करने के पश्चात पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे ये घटना घटित हो गई है, मेरा फला व्यक्ति था, मेरा रिश्तेदार था या जो भी था या इस तरह था, वो जाकर के। लेकिन बाद में जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो ये रिवील होता है कि जो खुद इन्फॉर्मेंट है ही हिमसेल्फ वाज द एक्यूट। तो खुद कई बार ऐसा भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एफआईआर तो केवल जो है अपराध की सूचना है, उसके अंदर किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जब भी कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो निश्चित रूप से पहले पक्षकार एक अधिवक्ता के पास संपर्क करता है और अधिवक्ता फिर उसमें पूरा जो अपना ज्ञान है, अपना नॉलेज है और मिर्च मसाला है वो सारा करके, और कई बार जो ऑफेंस नहीं हुआ होता उस ऑफेंस को भी ये लोग ऐड करते हैं। ये आई एम सॉरी टू से बट द सिचुएशन एग्जिस्ट इन इंडिया। एग्जैक्टली सर। और हाँ, और कई बार तो जब एफआईआर दर्ज होती है या कोई पक्षकार एफआईआर दर्ज लेके लेके जाता है तो खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी जो है पार्टी को ही कहता है कि नहीं जाओ किसी वकील से एफआईआर लिखवा के लाओ, जबकि खुद एसएचओ है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। और जैसा कि आपने पूछा कि एफआईआर कंटेंट्स क्या होते हैं, एफआईआर कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। अब आसाराम वाला जो आपने मैटर सुना होगा, आसाराम वाले बापू में जो अपराध तो हुआ था जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर उनका आश्रम था और आश्रम में उस पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ, क्या हुआ उसके बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दिल्ली के अंदर दर्ज हुई है। आप देखिएगा 0 नंबरी एफआईआर दिल्ली में दर्ज होती है, वहां से एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होकर जोधपुर आता है, फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर उस बाबा को जो एक बहुत बड़ा, मतलब जिसको बोल सकते हैं ये जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उसको पुलिस अरेस्ट करके लाती है। और फिर आगे का जो उसका कन्विक्शन तक का तो आप सभी लोगों को पता है। आज भी बाबा जेल में है और उनकी बहुत बार उन्होंने जेल से बाहर आने की कोशिश की है और वो उनकी जमानत नहीं हो पाई है। सो एफआईआर इटसेल्फ ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस। इसके लिए कोई विशेष कंटेंट्स की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने हुआ है, जो आपके साथ हुआ है
वो आपको कोर्ट को, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, एसएचओ को आपको देना होता है। एनीबडी कैन रजिस्टर एफआईआर। कोई बाध्यता नहीं है एग्जैक्टली कि सर। इसमें परिवादी ही एफआईआर करे। लेकिन हमारे यहाँ जो है पुलिस सिस्टम, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना मतलब जिद्दी है, या कह सकते हैं मनमानी करने वाले हैं कि एफआईआर दर्ज करवाने में परिवादी को, पार्टी को पसीने आ जाते हैं। जी सर। सर इसी के साथ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि एफआईआर और जो डाइंग डिक्लेरेशन है काफी मैच करते हैं कई बार। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या चीज है? राइट क्वेश्चन। डाइंग डिक्लेरेशन, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध से पीड़ित होता है और गंभीर चोट की अवस्था में, गंभीर अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, तो उस स्थिति के अंदर या तो मेडिकल ऑफिसर, जहां अवेलेबल मेडिकल ऑफिसर है, वो यदि वो सर्टिफाइड करता है कि ये व्यक्ति मृत्युकालीन कथन करने की स्थिति में है, तो पुलिस ऑफिसर वो बयान रिकॉर्ड करता है। तो इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि न तो डॉक्टर के पास पहुंचने का समय होता है और न ही पुलिस के पास पहुंचने का समय होता है। मान लो कोई दुर्घटना, कोई गंभीर अपराध घटित हुआ और एक कोई व्यक्ति दुर्घटना में बुरी तरह से, इस अपराध में बुरी तरह से घायल हो जाता है, और उसके परिजन यदि उसको संबंधित अस्पताल की तरफ गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं, और उसके परिजन उससे पूछते हैं कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, बता जरा हमें। और यदि वो अभियुक्त अपने परिजनों को, या जो भी व्यक्ति उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसको चिकित्सा दिलाने के लिए जा रहा है, उसके समक्ष अगर वो ये बयान देता है, या ये बताता है कि भाई मुझे फला फला लोगों ने पकड़ा, फला फला लोगों ने मुझे मारपीट की, तो ऐसी स्थिति में वो जो बयान है वो भी मृत्युकालीन कथन कहलाया जाएगा। और मृत्युकालीन कथन पे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर बहुत सी कोर्ट्स ने जो है इनको रिलायबल मानते हुए कन्विक्ट किया है। सो डाइंग डिक्लेरेशन इज ए सब्सटेंशियल एविडेंस in my opinion, as well as the court also considered it a dying declaration. ओके सर, काफी अच्छे से हाँ, एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाँ, वो है। इसके पीछे मैं, हाँ, इसके पीछे लॉजिक यही है। इसके पीछे डाइंग डिक्लेरेशंस को कोर्ट इतनी ज्यादा तवज्जो या प्रेफरेंस क्यों देती हैं, इसका रीजन ये है कि अगर कोई आदमी जो मर रहा है, मरता हुआ लास्ट मोमेंट है, जो इस शरीर को, दुनिया को छोड़ जा रहा है, तो उस आदमी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो झूठ बोलेगा। तो इसलिए जो है कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशंस को जो है काफी ज्यादा प्रायोरिटीज देती है, और उनको रिलाई ऑन करके कोर्ट कन्विक्ट करती है। जी। ओके सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टूवर्ड्स 164 सीआरपीसी है। यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जहां 161 के स्टेटमेंट थे, वो पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गवाहों के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। इसी प्रकार से 164 भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के अंदर या तो कन्फेशन के लिए, किसी भी कोई एक्यूज है, यदि वो कोई कन्फेशन करना चाहता है, वो कोई संस्वीकृति करना चाहता है अपराध की, ऐसी सूरत में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा वो उस व्यक्ति के बयान कलमबद्ध करेगा। इसी प्रकार से जहां पुलिस को यह अंदेशा होता है कि इसके आज मैं 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा और आगे जाकर ये चेंज कर सकता है अपना वर्जन, ऐसी स्थिति के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर धारा 164 सीआरपीसी के तहत कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष उस
गवाह को ले जाएगा और उसके गवाह के मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट स्वयं जो है उसके बयान रिकॉर्ड करेगा। तो 164 के जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के अंदर होते हैं। उसके जो बयान होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट उससे सबसे पहले ये पूछता है कि देखिए, आप मेरे समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा बयान देने के लिए लाए गए हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, बाध्यता नहीं है। आप स्वेच्छा से अगर मेरे सामने बयान देने की स्थिति में हैं तो आप बयान दीजिए, अन्यथा मैं आपके बयान लेने के लिए असमर्थ हूं। तो सबसे पहला जो 164 का जो है वो संस्वीकृति के लिए है, कन्फेशंस के लिए है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों को पता नहीं है, अब जो नया प्रोविजन हो गया है, जो नया अमेंडमेंट हो गया है, 164 के बयान भी नई सीआरपीसी के प्रोविजन के अंतर्गत वर्चुअली, जैसे आप मेरे से संवाद कर रही हैं, इसी प्रकार से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और उनके डिजिटल सिग्नेचर्स भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब तो कोर्ट्स में नया 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 सिस्टम ये भी डेवलप हो गया है कि जो गवाहों की जो गवाही है, जो कोर्ट एविडेंस है, वो भी आजकल बाय वे ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। सो 164 के जो बयान होते हैं वो प्राइमरली प्राइमा फेसाई कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज, एंड सेकेंडली जो पीड़ित होते हैं और ज्यादातर जो है रेप से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें पुलिस जो है पीड़िता के 164 के अंदर अपराध 164 के बयान कलमबंद करती है। 164 के बयान के अंदर उससे भी यही सेम जो एक्यूज्ड अभियुक्त व्यक्ति जो कन्फेशन करना चाहता है, सेम वही चीज उससे भी दोहराई जाती है कि देखिए, तुम जो भी अभी यहाँ लाए गए हो किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, यू आर टोटली फ्री एंड नो प्रेशर अपॉन यू, यू आर फ्री टू स्टेट एनीथिंग। और वो जो पीड़िता है फिर वो उसके बयान दर्ज करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से जहां तो सर कई बार मेन मेन लॉजिक क्या है 164 के जो बयान है उनके पीछे, या क्यों उनको 164, रिकॉर्ड पे लेते टाइम इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? यस 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 यस, राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि 161 के स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें एक तो गवाह के साइन नहीं होते हैं, नंबर दो, जब 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं तो मजिस्ट्रेट इटसेल्फ अपीयर टू द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल and he states that the witness came to me and he has stated like this। ये स्टेटमेंट जो है तो कोर्ट जो है उनके ऊपर रिलाई ऑन कर सकती है। हाउ एवर, फिर भी मैं ये कहूंगा कि कोर्ट 161 और 164 सीआरपीसी दोनों के जो स्टेटमेंट हैं उनका स्टेटस अनटिल अनलेस गवाह कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट जब तक नहीं देगा, दोनों का बराबर है, दोनों की सेंसिटी, दोनों की लीगलिटी बराबर है। 164 के बेसिस पे, खाली मेयरली 164 के बेसिस पे कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकती। 161 और 164 दोनों का प्रोविजन ये है कि उनको कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के लिए जो है एक्यूज्ड को राइट होता है कि जो उसने पूर्व में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी करवा सकता है। तो 164 के जो स्टेटमेंट हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं या नाबालिगों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें जनरली जो है इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं पुलिस ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, कि महिलाओं से संबंधित जो भी गंभीर अपराध होते हैं, लैंगिक अपराध होते हैं, उन अपराधों में 164 के स्टेटमेंट शीघ्र अतिशीघ्र दर्ज करवाए जाएं और उनके अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड विद किया जाए। अब यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 164 के जो सीआरपीसी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें भी बहुत बार जो है परिवादिया द्वारा, पीड़ित पक्षकार द्वारा, या जो कुछ गैंगस्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके द्वारा झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं और प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर हो गई है, 161 के स्टेटमेंट हो गए हैं, उसके बाद में जाके गवाह जो है एकदम से जाके और जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है उससे जाकर के वो मुकर जाता है और केस, पुलिस का प्रोसिक्यूशन केस वहीं धराशायी हो जाता है। और हमने देखा है बहुत से केस में, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जहाँ 376 रेप और गंभीर अपराधों के अंदर दर्ज हुई, वहाँ 161 के स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त
और बहुत सीरियस आरोप लगाते हुए दर्ज करवाए गए, और जहां फिर पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई गई, वहां जाकर के पीड़िता जाके मुकर गई और उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो मेरी स्वेच्छा से गई थी, और मेरे माँ बाप ही मुझे दूसरी जगह बेचना चाहते हैं, दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते हैं। इस तरह की भी जो है मिसयूज होता है। और ये सब जो जुडिशियल जो प्रोसेस है, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसका मिसयूज है इन माय ओपिनियन। सो एग्जैक्टली सर। 164 और 161 का जो स्टेटमेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है उसका एक पार्ट है, और इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। कोर्ट सॉरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 161 और 164 के गवाहों को बयान करके एक चार्जशीट जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और उसके पश्चात उन्हीं गवाहों को वापस पुनः बुलाया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि इन दोनों बयानों की वीरेसिटी या सेंसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि 161 में भी और 164 में भी सामने वाली जो पार्टी है, एक्यूज पार्टी है, उसको तो जिरह का अवसर दिया ही नहीं गया है। तो ऐसी सूरत में इन दोनों स्टेटमेंट्स की सेंसिटी वेरेसिटी तब तक नहीं है जब तक कि वही विटनेस पुनः वापस विटनेस बॉक्स में, कोर्ट के विटनेस बॉक्स में आएगा, ट्रायल कोर्ट के विटनेस बॉक्स में आएगा, वहां आकर के 161 या 164 जो भी स्टेटमेंट हैं वो उनको वापस रिपीट करेगा, और फिर कोर्ट उससे जो एक्यूज्ड का जो डिफेंस पक्षकार है, बचाव पक्ष है, उसको अवसर देगा। तब जाकर के कोर्ट उन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई ऑन करेगी, अनटिल अनलेस नाइदर सेक्शन 161 नाइदर 164 is admissible in evidence for the purpose of the conviction of the accused. एक्सपीरियंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट सर। तो आपके जो आंसर्स है उसमें मुझे ये चीज देखने को मिली है। तो इसी चीज में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो रिगार्डिंग CRPC 482, क्योंकि 482 ओके। लेके बहुत से डाउट्स रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जी आपके जी। आंसर में वो सारे डाउट्स जो यंगस्टर्स, जो लॉयर्स हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहे। और जो लोग लॉ के टच पे नहीं है या लीगल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहे। यस यस यस। फिरदौस जी, आपने सेक्शन 482 सीआरपीसी के बारे में पूछा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 482 जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो चाहे परिवादी पक्ष हो चाहे अभियुक्त पक्ष हो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 482 ये उच्च न्यायालय की इनहेरेंट पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं। पूरी जो सीआरपीसी है उसके अंदर यदि कोई प्रोविजन, किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, तो उच्च न्यायालय को ये पावर है कि वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस, तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अन्याय के लिए, प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए जो है, कोर्ट किसी भी आदेश को धारा 482 के अंतर्गत निरस्त कर सकती है। अब 482 की जो शक्तियां हैं वो बहुत वाइड पावर्स हैं। 482 सीआरपीसी जो है, वो जो लेजिस्लेचर्स ने बनाई थी, वो इसलिए बनाई गई कि भविष्य में यदि कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है, उनका निराकरण कैसा होगा, तो वो सारी समझ शक्तियां जो है उच्च न्यायालय को दे दी गई हैं।
कि यदि कोई किसी प्रकार का इनजस्टिस होता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट चाहे तो ये सब कर सकती हैं। उन पे मैं स्लोली स्लोली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एफआईआर क्वेशिंग से ही आते हैं, क्योंकि 482 में जो है यदि किसी पक्षकार को ये लगता है कि उसके विरुद्ध परिवादी पक्ष द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, या कोई अल्टीरियर मोटिव से कोई अगर प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है कोर्ट को यदि एक्यूज ये सेटिस्फाई करता है कि मेरे खिलाफ परिवादी पक्ष द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस एफआईआर को अनुसंधान स्तर पर ही निरस्त कर देगी। उसके बाद में न तो कोई उसमें गिरफ्तारी है, न कोई इसमें ट्रायल है। एट दैट वेरी स्टेज द कोर्ट द criminal case, the FIR would be quashed and case would become the end. So sometimes सिविल जो मैटर्स होते हैं, लेन देन के मैटर्स होते हैं, उनमें जो एक्यूज पर्सन्स हैं उनको इम्प्लीकेट किया जाता है। तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका आपस में करोड़ों का लेन देन है, और ऑल ऑफ सडन उनमें डिस्प्यूट विवाद पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक पक्षकार जो है एफआईआर दर्ज करवा देता है, और पुलिस जो है, क्योंकि करोड़ों के मैटर होते हैं, उसमें पुलिस जो है एक पक्षकार की मेहरबानी से दूसरे पक्षकार को गिरफ्तार करने पे आमादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अब वो पार्टी क्या करे, या तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन यदि जहां व्यक्ति कोई एंटिसिपेटरी बेल सीक करता है, तो उसका मतलब ये है कि अब उसको पूरा ट्रायल भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहां एक्यूट को ये लगता है कि बिल्कुल झूठा मामला है, मुझे पूरे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, ऐसी सूरत में इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल ही हैव टू अप्रोच बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको अपने जो मटेरियल है एफआईआर के साथ में, उसको जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या जो भी है, उसको ये सर्टिफाई करना चाहिए कि प्राइमा फेसाई ये जो एफआईआर है। हाँ, समटाइम्स कई बार ये भी होता है कि जैसे हमने एफआईआर पढ़ी और प्राइमा फेसाई एफआईआर से ही कोई मुकदमा नहीं बन रहा है। तो ऐसी सूरत में भी, जैसे मान लो कोई SC ST का मुकदमा है और SC ST के व्यक्ति के विरुद्ध ही जो है मुकदमा दर्ज हो गया, तो ऐसी सूरत में एफआईआर के पढ़ने मात्र से लगता है कि नहीं ये तो झूठा केस है। या कोई शादीशुदा व्यक्ति है और शादीशुदा व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी जो है उसके खिलाफ यदि बलात्कार केस दर्ज करवा देती है, और वो आगे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मैरिड हूं, तो ऐसी सूरत में प्राइमा फेसाई जो प्रकरण है वो कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि भाई नो नो नथिंग, ओनली मियरली जब एफआईआर को पढ़ने से कंटेंट से ये लग रहा है, और जो जो मटेरियल जो उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उससे लग रहा है कि कोई अपराध घटना घटित नहीं पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय उस एफआईआर को उसी स्तर पर, उसी स्टेज के ऊपर उसको निरस्त कर सकता है। 482 के बहुत 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 वाइड वाइड इसके यूजेस हैं। दूसरा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीआरपीसी के अंदर काबिल राजीनामा नहीं होते हैं। जैसे जी सर। सबसे जो कॉमन अपराध होता है, जिसको आज मैं अपराध तो नहीं कहूंगा, आपसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और वो है 498A, जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेत सिंह और लॉट ऑफ मैटर्स के अंदर बार बार ये कहा है कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में जो है इनको अक्यूज को, पार्टीज को, ससुराल वालों को हरेस नहीं करना चाहिए। और अब तो सास ससुर ननद जेठ जेठानी, पहले 20 20 25 25 आदमियों को इम्प्लीकेट किया जाता था, अब उन सबको इम्प्लीकेट नहीं किया जाता है, ड्यू टू दैट the recent judgments of the Honorable Apex Court. So एफआईआर क्वेशिंग के अलावा जो नाकाबिले नाकाबिले राजीनामा, नॉन कंपाउंडिंग जो ऑफेंसेज हैं, जो सीआरपीसी में जो लिस्ट दी गई है, उन अपराधों को यदि दोनों पक्षकारों के अंदर राजीनामा हो गया है,
और वो उस प्रकरण का अंत करना चाहते हैं, ऐसी सूरत में भी राजस्थान उच्च न्यायालय हो या कोई भी उच्च न्यायालय हो, उसके समक्ष दोनों पक्षकार उपस्थित होकर के और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं कि देखिए साहब, हम दोनों पक्षकारों के मध्य एक विवाद था और विवाद अब खत्म हो चुका है और अब हम इस विवाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में जब कोर्ट को ये लगता है कि जब परिवादी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आ चुका है और अब ये आकर के इस प्रकरण के अंदर कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाह रहा है, तो फिर अब इस ट्रायल का फेट क्या होगा? आप देखिए, जब पीड़ित पक्षकार है या परिवादी है, वो मान लो व्यक्ति स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के ये कह रहा है कि साहब मैं इस प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो क्या आप उसको जबरदस्ती चलाएंगे उस एक्यूट के विरुद्ध? क्योंकि अगर उच्च न्यायालय उस प्रकरण में उसको कंपाउंड करने से इनकार कर देता है, तो क्या आप उसको जबरदस्ती चलाएंगे? और सपोज आपने उस केस को, ट्रायल को जबरदस्ती चला भी लिया, तो वो कोर्ट के सामने जाकर के हॉस्टाइल हो जाएगा कि नहीं साहब, मेरे साथ तो कुछ भी कोई घटना नहीं हुई, मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो जो व्यक्ति 2 साल बाद में, 4 साल बाद में, 5 साल बाद में जुडिशियल कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी होगा, तो कोर्ट ये सोचती है कि आज जब दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है, तो ऐसी सूरत में इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाए, बिना काम ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलना है, उसको क्यों चलाया जाए? तो ऐसी सूरत में जो है उच्च न्यायालय 482 की अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, जो है एफआईआर को पेश कर देती है। बहुत बार अनजाने में या जल्दबाजी में या मिसकंसेप्शन में या किसी के बहकाव में आकर के भी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती हैं। वहां पीड़ित पक्षकार और अभियुक्त, चाहे इसमें हम लैंगिक ऑफेंसेस को भी ले सकते हैं, ऐसी सूरत में भी दोनों पक्षकार यदि उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहते हैं, परिवाद या स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष आकर कहती है कि मेरे माता पिता ने मेरी कंसेंट के बिना झूठा केस दर्ज करवा दिया गया है, जबकि मेरा और एक्यूट का तो आपस में प्रेम संबंध है या हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एंड दे आर अगेंस्ट आवर विश एंड विल, एंड वी डोंट वांट टू, एंड आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद द एक्यूट पर्सन। तो अब उच्च न्यायालय को ये देखना होगा कि यदि दोनों पक्षकार बालिग हैं, परिवादिया बालिग है और अभियुक्त जो है वो भी बालिग है, और वो दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, और उनके अभियुक्त के खिलाफ यदि झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, ऐसी सूरत में भी जो है धारा 482 की अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत उस प्रकरण को उसी स्तर पर वहीं पे एफआईआर को पेश करवा दी जाएगी, कर दी जाएगी। सिविल मैटर्स होते हैं, लेन देन के मैटर होते हैं, ट्रांजेक्शन के मैटर्स होते हैं, जहां सिविल सूट, जो एक्चुअल जो रेमेडी है वो सिविल सूट है। कोई किसी के लेन देन है, किसी ने एग्रीमेंट करके और रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो आकर के सीधा चला जाता है, भाई साहब मेरे मेरे 25 लाख रुपए का मेरा एग्रीमेंट क्या था साहब, रजिस्ट्री नहीं कराई और एक्यूट के इसमें 420 467 का केस करवा दिया। अरे भाई, आपको ये देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये देखना होगा कि भाई अगर ये काम जो सिविल कोर्ट का काम, ये तो सिविल कोर्ट कर रहा है, अगर सिविल कोर्ट का काम आप करने लग गए तो फिर सिविल कोर्ट क्या करेगी? जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट होता है, वहां परिवादी को अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसकी जो है 5%, 7% को कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है, जो कि 50-60 लाख रुपए होती है। उससे बचने के लिए क्या करेगा वो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट, ही विल गो टू द पुलिस स्टेशन, ही विल मैनेज टू द पुलिस ऑफिसर, और वहां एफआईआर दर्ज करवा देगा, और एफआईआर के बेसिस पे ही विल ट्राई टू गेट अरेस्टेड दैट पर्सन। ऐसी सूरत में अब अभियुक्त के पास में क्या उपचार उपलब्ध है?
ऐसी सूरत में वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर के धारा 482 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करेगा कि परिवादी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सिविल लेन देन के मामले के अंदर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसको निरस्त किया जाए। ऐसी सूरत में न्यायालय जो मटेरियल अवेलेबल है उसको कंसिडर करते हुए और उस एफआईआर को पेश करेगा। वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो धारा 482 है इसमें जो सेकंड प्रोविजन है वो टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए भी जो है 482 का जो प्रावधान है वो बनाया गया है। इसमें जो वर्ड है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया का जो दुरुपयोग किया गया है, जहां सिविल रेमेडी, जहां सिविल उपचार था, जहां जहां परिवादी को एक दावा फाइल करना चाहिए था, सिविल सूट फाइल करना चाहिए था, उसकी जगह वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चला गया और पुलिस जो है वो उसको उस प्रकरण के अंदर जो है गिरफ्तार करने पर आमादा हो गई है। इस प्रकार के केस हम आए दिन देखते हैं, रोज देखते हैं, और हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम दोनों तरफ से उपस्थित होते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, सिविल मैटर्स के जो सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल नेचर के मैटर होते हैं, उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस तो ये समझो कि मैं तो सलाम करता हूं, जहां जिस प्रकरण में मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहां तो दर्ज नहीं किया जाता है, और जहां नहीं किया जाना चाहिए वहां किया जाता है। इसी प्रकार से ही 482 के अंदर आजकल जो सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जा रहा है 482 का, वो है लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन, जहां दो पक्षकार बालिग हैं। अब वो चाहे एक ही जाति से संबंधित नहीं हो, क्यों नहीं हो, या अलग अलग जाति से संबंधित क्यों नहीं हो, या अलग अलग धर्म से संबंधित क्यों नहीं हो, और उनके माता पिता उनकी शादी में अड़चन डालते हैं और उनको धमकी देते हैं, ऑनर किलिंग की धमकी देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो दोनों पक्षकार हैं, वहां कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, वहां कोई क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं हुआ है, कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उनको ये अप्रेंशन है कि इनकी हमारी ऑनर किलिंग हो सकती है, या हमारे माता पिता हमारी मर्जी के विरुद्ध कहीं दूसरी जगह विवाह करना चाहते हैं, या हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और हम आपस में शादी कर चुके हैं, ये भी है। तो वो उच्च न्यायालय के समक्ष 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करेंगे कि हम दोनों पक्षकार बालिग हैं, अविवाहित हैं, और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं या विवाह कर चुके हैं, और हमारे माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति या अन्य रिश्तेदार इस मामले में बाधा डाल रहा है या हमें हमारी जान का खतरा है। ऐसी स्थिति के अंदर भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 482 के अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत कंसर्न एसएचओ, कंसर्न एसपी को स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आप जो ये दोनों पक्षकार हैं इनकी लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन आप करोगे। तो ये जो नया सिस्टम या जो नई प्रक्रिया जो चालू हुई है, आज उच्च न्यायालय के समक्ष, समस्त उच्च न्यायालयों के समक्ष मैं कहूंगा कि यदि 100 याचिकाएं लगी हुई हैं तो उसमें करीब 15 से 20 याचिकाएं तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही होती हैं। तो 482 के जो उपयोग है बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने अभी आपको केवल मात्र जो है एफआईआर वैसिंग से रिलेटेड या काबिले राजीनामा से संबंधित, और या फिर जैसे लाइफ लिबर्टी प्रोटेक्शन से संबंधित ये मैंने बताए हैं। अब चूंकि
ट्रायल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान करने के बाद में चार्जशीट पेश कर दी गई है। तो अभियुक्त को ये भी राइट है कि एफआईआर क्वेशिंग करने के बजाय वो चार्जशीट क्वेशिंग के लिए भी उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है। उसके बाद में सर ये ट्रायल चार्जशीट कमेंस। क्वेश्चन क्या चीज है? चार्जशीट क्वेश्चन जो होती है वो क्या चार्जशीट चीज है? क्वेशिंग चार्जशीट क्वेशिंग चार्जशीट क्वेशिंग जैसे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई और एक व्यक्ति के विरुद्ध जो उसकी संज्ञान भी नहीं है, उसके नॉलेज में ही नहीं है, उसके विरुद्ध मफरूरी के अंदर एब्सकॉन्डिंग दिखा करके और उसके खिलाफ में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया और न्यायालय के द्वारा उसके खिलाफ जो है सम्मन निकाले जाते हैं, अरेस्ट वारंट निकाल देते हो, तो उसको पता चलता है यार ये क्या हो गया। अब वो क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और चालान प्रस्तुत हो चुका है, तो अब उसके पास एफआईआर पेशिंग का तो ऑप्शन जो है वो तो खत्म हो चुका, क्योंकि जब चालान ही पेश हो गया है, चार्जशीट पेश हो गई है, ऐसी सूरत में फिर एक्यूट को 482 की अंतर्निहित शक्तियों का लाभ मिल सकता है। वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर कह सकता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मेरे विरुद्ध गलत रूप से चार्जशीट प्रस्तुत की है, इसको निरस्त किया जाए। और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा सब्सटेंस अगर वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है, तो उस चार्जशीट को उसी स्तर पर सेट असाइड कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। इसके बाद में जहां चालान पेश हो गया, हम आते हैं एफआईआर अनुसंधान। एफआईआर से रिलेटेड एफआईआर क्वेशिंग पे आ गए हैं। इसके पश्चात चालान पेश हो गया है। चालान में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध पेश हो गया है तो 482 है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं एक्यूट एक्यूट की तरफ से ही, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि परिवादी पक्ष को भी 482 के अंदर आने की स्वतंत्रता है। जहां पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त से साझबाज होकर के और प्रकरण में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहां पर परिवादी पक्ष जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आकर के धारा 400 अंतर्गत 482 के अंतर्गत आकर निवेदन कर सकता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के द्वारा साजबाज होने की वजह से मेरे प्रकरण में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी सूरत में भी माननीय उच्च न्यायालय उस अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है कि आप इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करें, और ये डायरेक्शंस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंडर धारा 482 के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। इसके पश्चात जब न्यायालय में चालान पेश हो जाता है, एफ एफआईआर को भी क्वेश करने की पावर है, चार्जशीट को भी क्वेश करने की पावर है। इसके पश्चात जब न्यायालय में चालान पेश हो जाता है, उसके बाद सबसे जो पहली कार्रवाई होती है वो फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो दोनों पार्टी, चाहे परिवादी हो या चाहे अभियुक्त हो, वो चार्ज फ्रेमिंग के अगेंस्ट में भी उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है या उच्चतर न्यायालय के अंदर रिवीजन पिटीशन दायर कर सकता है कि उसके विरुद्ध जो है चालान जो चार्जशीट जो प्रस्तुत की गई है और इसके खिलाफ जो एक्यूट यदि जाता है और वो ये न्यायालय के समक्ष ये कहता है कि जो चार्जेज मेरे खिलाफ में विरचित किए गए हैं, जो चार्जेज फ्रेम किए गए हैं, ये चार्जशीट पे जो मेटेरियल अवेलेबल नहीं होते हुए भी मेरे खिलाफ में ये चार्ज कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया है, तो ऐसी सूरत में यदि न्यायालय ये समझता है कि मटेरियल को देखते हुए और उसको सब्सटेंस को देखते हुए समझता है कि एक्यूट के विरुद्ध कोई आगे प्रोसीड करने की कोई संभावना नहीं है या कोई प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है, ऐसी सूरत में भी धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा उस चार्ज को निरस्त कर दिया जाएगा और प्रकरण का वहीं पे निस्तारण कर दिया जाएगा। सिमिलरली यदि किसी एक्यूट के विरुद्ध कोई चार्ज फ्रेम करना रह गया, तो परिवादी को भी हक है, परिवादी को भी राइट है कि वो जाकर के उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंदर जाकर कहे कि ये जो चार्ज है ये अभियुक्त के
विरुद्ध फ्रेम नहीं किया गया है, ये चार्ज दिस चार्ज आल्सो मे बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट, इफ थिंग्स फिट कि द दिस प्रोविजन इज लेफ्ट इन दैट सिचुएशन, कोर्ट कैन अमेंड द चार्जेस। इसके बाद में ट्रायल की और भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अब गवाही स्टार्ट हो गई है, प्रोसिक्यूशन की विटनेस शुरू हो गई है। प्रोसिक्यूशन की विटनेस में अगर मान लो कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन करने से रह गया है, या एक्यूज दोबारा से उसको री एग्जामिन करवाना चाहता है, और वो सक्षम न्यायालय जो ट्रायल कोर्ट है उसके यहाँ आवेदन प्रस्तुत करता है और उसका आवेदन निरस्त हो जाता है, ऐसी सूरत में भी जो एक्यूज है या परिवादी पक्ष है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 482 के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा और वहां जाकर निवेदन करेगा कि ये गवाह गलती से रह गया है, इस गवाह को मैं दोबारा से एग्जामिन करना चाहता हूँ या इसको दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में भी उच्च न्यायालय यदि उचित समझे तो उस पक्षकार को वापस से मौका दे सकती है। तो 482 की जो पावर्स हैं बहुत वास्ट पावर हैं, और इसके ऊपर तो हम जितना चिंतन करें, जितना मनन करें, उतना ही कम है। तो लेकिन सर आज हमारे मैंने, व्यूअर्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। जो जी आपके जी जी व्यूज हैं और जो हमारे जी, व्यूअर्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। रीजन बीइंग 482, और हमारे व्यूअर्स भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, सर डेफिनेटली आंसर देंगे। इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर योर, एंड सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, मैं चाहूंगी कि आप प्रिसाइसली थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं कि किन प्रिकॉशंस को हमें मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। यस, राइट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक क्रिमिनल ट्रायल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पे बहुत बार कोर्ट्स के द्वारा, यदि अधिवक्ता के द्वारा अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है और कोई विटनेस झूठा कथन क्या कर रहा है न्यायालय के समक्ष, तो वो उससे इस तरह के लीडिंग केस करेगा, उससे ऐसे क्वेश्चंस करेगा कि वो निरुत्तर हो जाएगा, या फिर जो जवाब जो उसने पूर्व में जो एविडेंस दी है उसके विपरीत कोई एविडेंस दे जाएगा। तो उसका जो लाभ है वो एक्यूज को सर्टेनली मिलता है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इसको डबल एज्ड वेपन भी कहा गया है, दोधारी तलवार भी कहा गया है, क्योंकि यदि आपने किसी गवाह से ऐसा प्रश्न कर लिया जो किसी एक्यूज्ड को इम्प्लीकेट करने वाला है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वही जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि एक्यूट के लाभ के लिए किया जा रहा है वो उल्टा उस एक्यूट के विरुद्ध पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक विटनेस कोर्ट रूम में आता है और आकर के बयान करता है कि साहब ये मेरे साथ में दुर्घटना हुई, ये मेरे साथ ये घटना हुई, ये अपराध कमिट हुआ, और इस अपराध में फला व्यक्ति 4 आदमियों 5 आदमियों को नाम लेता है, और गलती से या समझिए कि भूल से, और वो एक आदमी का नाम लेना भूल गया या 2 आदमियों का नाम लेना भूल गया। चीफ एग्जामिनेशन में वो उन आदमियों के नाम नहीं ले रहा है, उन अभियुक्तगण को इम्प्लीकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 161 में आपने कुछ भी लिखा हो, 164 में आपने कुछ भी लिखा हो, जो कोर्ट में जो आप गए उसी को सत्य माना जाएगा। तो चीफ में तो कुछ नहीं बोल रहा है वो 2 आदमी के खिलाफ में, लेकिन कई जो नए अधिवक्ता होते हैं जिनको कानून का नॉलेज नहीं होता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जैसे मैंने कहा कि चीफ एग्जामिनेशन इज द डबल एज वेपन, दुधारू तलवार है, वो हो सकता है कि वो आपके ऊपर अटैक कर दे। तो यदि वो अधिवक्ता महोदय उससे पूछते हैं कि देखो आपने 5 आदमियों तो नाम लिए, लेकिन देखो ये रामचंद्र और राधेश्याम ये दोनों वहां
नहीं थे मौके पे, तो गवाह कह देगा नहीं 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 ये भी थे। तो जहां उसको मौका मिल रहा था, जहां उसको दो एक्यूज को बरी करवाने का मौका मिल रहा था, वो उसने दुधारी तलवार उस क्रॉस एग्जामिनेशन की द्वारा उसने अपने ही केस को, अपने ही एक्यूज को संलिप्त कर दिया और उस व्यक्ति को उसने कन्विक्ट करवा दिया। तो ये क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके नहीं करनी चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई सच्चा गवाह है जो रियल आई विटनेस है, उसको आप कैसे भी किसी भी तरह से आप घुमा लो, किस तरह के क्वेश्चन कर लो, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सच्चा गवाह है। और जहां गवाह झूठा है, उसी स्थिति के अंदर जो है आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा गवाह है वो तो गवाही देगा ही देगा। आप उसको कैसे भी उलट लो पलट लो, नहीं तुम ऐसे थे उधर से थे, कितनी फीट से देख रहे थे, दिन था अंधेरा था, रात थी सुबह थी शाम थी, ये था वो था, आपकी आंखों की रोशनी कम है, आपकी उम्र कितनी हो गई, ये क्या हो गई, ये था, तुम बच्चे हो, तुम नाबालिग हो, ये हो वो, इन सब चीजों में कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि गवाह सच्चा है या नहीं है। अगर गवाह सच्चा है तो सच्चा ही रहेगा, उसको किसी भी तरह से ब्रेकअप नहीं किया जा सकता है, एज पर माई ओपिनियन। आप कितने ही क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन जहां गवाह झूठा है, जहां ये लग रहा है कि ये पुलिस के द्वारा फ्रेम किया गया गवाह है, उसको आप बड़े तरीके से और प्यार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ के, और कभी भी जो गवाह है उस पे आपको हावी नहीं होना चाहिए, उस गवाह को बिल्कुल अपना सा बना लो। जैसे कोई बुजुर्ग है, हाँ बाबा जी और कैसे हो, तबियत पानी ठीक बढ़िया, और मैं पानी आ रहा है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के फिर उसको एक अपना बना करके, और फिर आप उससे यू कैन एलिसिट, यू कैन गेट आंसर, जो आप चाहते हैं वो आंसर आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी अकड़ में या अपने क्रोध में या बहुत बड़ा वो तरीके से अपने आप को करते हैं, तो शायद हो सकता है कि आप वो उससे वो चीज, जो प्रश्न आप, जिस प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं वो आपको न मिले, और हो सकता है कि वो जो चीज आप चाह रहे हो उसके जस्ट उल्टा बोल जाए और वो आपको रिप्लिकेट कर जाए। सो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए डबल एज्ड वेपन, और इसका बहुत सावधानी से और बहुत केयरफुली इसका यूज करना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन। ओके सर। सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, आपके क्या व्यूज है रिगार्डिंग कानून गुरुज? कानून गुरुज फैमिली से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है कानून गुरुज के साथ में? देखिए, कानून गुरु से मेरा कोई ज्यादा पुराना संबंध नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, कानून गुरु विधि के क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा है। और विशेष तौर से जो नए अधिवक्ता हैं, जो स्ट्रिंगलिंग लॉयर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये भविष्य में बहुत अच्छी ऐप प्रूव होगी। और मैं यंग अधिवक्ताओं को कहना चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक कानून गुरु से जुड़े और अपने व्यूज, अपने विचार प्रस्तुत करें और अपने बारे में बताएं, जिससे कि आप अपने आप को विधि के क्षेत्र में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकें। थैंक यू सो मच सर। और डेफिनेटली आपके जो व्यूज हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए और जो यंगस्टर लॉयर्स हैं उन सबके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और आज आपने टाइम स्पेयर किया, ये हमारे लिए बहुत मतलब वी आर लकी इनफ। थैंक यू सो थैंक यू, मच। माय प्लेजर आल्सो।